नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे बिहार में हुए उपचुनाव की। जी हां, गोपालगंज का उपचुनाव कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कई तरह के संकेत छोड़ के गया है और इस पर चर्चा करना लाजमी है। हुआ क्या है कि इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी सीट बरकरार रखी है, यानी गोपालगंज में जो उपचुनाव हुए वहाँ पे बीजेपी पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीती है, लेकिन उनके वोट का मार्जिन जो है केवल 1800 वोट रह गया है। यानी आरजेडी ये सीट जीतते जीतते रह गई। अब आप कहेंगे आरजेडी ने ये सीट नहीं जीती है तो फिर इसमें कहानी क्या है? जी हाँ, कहानी है। कहानी ये है कि गोपालगंज के इस उपचुनाव में ओवैसी साहब की एआईएमआईएम को 12,000 वोट मिले हैं और बीएसपी के टिकट पर साधु यादव, जो कि तेजस्वी यादव के मामू लगते हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, उनको 8,000 वोट मिले हैं। यानी 20,000 वोट जो हैं ऐसे हैं जो कि यदि ये दोनों उम्मीदवार नहीं होते तो वो आरजेडी के खाते में जा सकते थे। ऐसे में आरजेडी जो महज 1800 वोट से जीती है, ये सीट जीत सकती थी। अब यहाँ पे एक डिबेट शुरू हो गया है। डिबेट ये शुरू हो गया है कि क्या ओवैसी साहब को रोकना चाहिए लोगों को, या ओवैसी साहब को जो सेकुलर पार्टियां हैं जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, एनसीपी, क्या उनको अपने पाले में करना चाहिए। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो पिछला चुनाव हुआ था, उसमें 5 सीटों पर जो है एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी जीती थी। और ये इलाका था, यदि मैं आपको कंप्यूटर पे बताऊं तो ये जो सीमांचल का इलाका है ना, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये सीमांचल का इलाका कहलाता है। यहाँ पर जो है ओवैसी साहब को वोट मिले थे, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार का जो उपचुनाव है, आप देखिए यहाँ से सीधे ये है गोपालगंज, सिवान के ऊपर गोपालगंज है, यहाँ पर उपचुनाव हुआ है और यहाँ पर भी ओवैसी जी को 12,000 वोट मिले हैं। यानी मुसलमानों में उनकी अपील बरकरार है। ये इलाका जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल का इलाका है। पश्चिम बंगाल के इलाके से ये लगता है, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो वहाँ पर एक बात आप कह सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो यहाँ पे ओवैसी की पकड़ हो सकती है, उनको वोट मिल सकते हैं। लेकिन गोपालगंज में आकर के भी 12,000 वोट लेना एक ओवैसी साहब की उपलब्धि बनती है। और ये वजह है कि अब आप असदुद्दीन ओवैसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये दिखा दिया है कि जो भी यंग मुसलमान है वो उनके पीछे भागता है, उनको वोट देता है। और इस पर मैंने चर्चा की आरजेडी के जो राज्यसभा के सांसद हैं मनोज झा से, उनसे एक लंबी चर्चा हुई। और लेकिन मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप कब तक ओवैसी को इग्नोर करेंगे, तो लेकिन जो डिबेट में या फिर जो तर्क होता है यही होता है कि ओवैसी जो है वो बीजेपी के पाले पे चले गए हैं। ओवैसी जो है वो एक तरह से बीजेपी को मदद करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वो उसी नाव में छेद कर रहे हैं जो नाव जो है एक विकल्प बन सकता है। यानी ओवैसी उस नाव को डुबोने के चक्कर में है जो कि बीजेपी के लिए एक अल्टरनेटिव बन सकता है। और ये भी कहा गया कि ओवैसी जो है बीजेपी के ट्रैप में आ गए हैं, ट्रैप में फंस गए हैं। ये भी मनोज झा ने कहा कि ओवैसी जो है तेलंगाना में एक बाय इलेक्शन हुआ, वहाँ पे उन्होंने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर आकर के गोपालगंज में वो अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ओवैसी के लिए जो है आरजेडी के नेता आज के दिन ये कह रहे हैं। लेकिन ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सच्चाई है और आपको इसके लिए कोई हल निकालना होगा। जब हमने उनसे पूछा कि ये बड़ी अजीब बात है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो ओवैसी जो है यूपीए के मेंबर होते थे और यूपीए की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती थी उसमें ओवैसी जाया करते थे, तो आपने उनको अपने आप से अलग कर दिया। और ओवैसी का तर्क ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते भारतीय संविधान उन्हें इजाज़त देता है कि वो कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं और वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। तो अब जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात पर एक सोचना पड़ेगा कि ओवैसी का क्या किया जाए। या तो आप उन्हें अछूत समझते रहें, उन्हें अपने आप से अलग करते रहें, तो वो इसी तरह अपने उम्मीदवार खड़े करते रहेंगे और वोट लाते रहेंगे, भले ही वो नहीं जीत पाए। वैसे काशीराम ने कहा था ना कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए लड़ा जाता है और तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो अभी जो है ओवैसी जो है चुनाव हरवाने के स्तर तक आ गए हैं। अब अगला जो उनका कदम होगा, यदि काशीराम
नाम की बात को सच माने तो अगला चुनाव वो आने वाले दिनों में कई जगह जीत भी सकती है, और बिहार में 5 सीट जीत के उन्होंने दिखा दिया। महाराष्ट्र में उन्होंने सीटें जीती है, तेलंगाना में वो सीट जीतते ही हैं और खुद भी वहाँ से चुन करके आते हैं। लेकिन अभी भी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, चाहे आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को, वो अभी भी इस बात को एक वन टाइम फेनोमेनन के रूप में देख रहे हैं कि नहीं नहीं चलिए, काठ की हांडी है, एक बार चढ़ेगी, 2 बार चढ़ेगी, 3 बार चढ़ेगी, हर बार थोड़ी चढ़ेगी, जल ही जाएगी कभी न कभी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि मुसलमान ओवैसी को वोट कर रहा है तो बाकी पार्टियों को भी इसके लिए अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, और उस रणनीति के तहत उनको देखना होगा कि या तो ओवैसी के साथ चले या ओवैसी के खिलाफ चले। और ये एक राष्ट्रीय स्तर पर जब हम विकल्प की बात करते हैं तो आप ओवैसी जैसे जो एलिमेंट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि बार बार ये कहना कि ओवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है, इससे काम नहीं चलेगा। सभी राजनीतिक दल को बैठ के सोचना होगा और ओवैसी से बात करनी होगी कि आखिर वो चाहते क्या है, उनको या कितनी जगह दी जाए, कितने अपने आप में उनको लाने के लिए क्या फार्मूला हो सकता है, क्या कोई फार्मूला है। और नहीं तो जो हिंदी पट्टी है, खासकर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, अभी वो ओवैसी जो है गुजरात के दौरे पे हैं, वहाँ भी वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो इस सिलसिले को रोकने के लिए बाकी जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष पार्टियां कहती है, उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो जल्द करें 2024 के चुनाव के पहले। नहीं तो ये जो है सिलसिला चलता रहेगा और आप ओवैसी को ब्लेम करते रहेंगे और ओवैसी कहते रहेंगे कि उनका ये संवैधानिक अधिकार है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और विपक्ष का वोट इसी तरह बंटता रहेगा। पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।